हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। मेरा नाम है दीक्षा और मुझे आप लोगों ने रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ एंड यूजीसी नेट पे तो देख रखा होगा। यहाँ पर हम आए हैं आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर। वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या है? वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आईबीपीएस एसओ का एग्जामिनेशन। आईबीपीएस एसओ का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। ये आईबीपीएस एसओ क्या होता है, किस चीज़ से डील करता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, कैसा एग्ज़ाम होता है, क्या क्या आपका पैटर्न रहता है, सिलेबस क्या है, वो सारी चीज़ें आज हम लोग डील करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहिए। ये आपका आईबीपीएस एसओ जो होता है बेसिकली पब्लिक सेक्टर बैंक में लॉ ऑफिसर बनने का अगर आपका सपना है तो ये आईबीपीएस का जो एग्जामिनेशन है वो आपका ये सपना पूरा करेगा। law officer in a public sector bank, how respectable is that, right? And that too आपको एक हैंडसम सैलरी अप्रोक्सीमेटली 70,000 तक का यहाँ पे आपकी सैलरी रहती है और उसके अलावा आपके बहुत सारे अलाउंसेस रहते हैं। तो सैलरी अच्छी है, जॉब प्रोफाइल अच्छी है, रिस्पेक्टेबल जॉब है, और क्या चाहिए यार। तो इतना बहुत है। और आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे इस वीडियो में कि ये जो आपका एग्जाम है, आईबीपीएस जो एग्जाम कराती है, वो एग्जाम जो है आपका क्या क्या स्टेजेस होती हैं उस एग्जाम में और क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी चीजें आज हम लोग देखेंगे। बट रफली आपको बता दूं, अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, अगर आपने अपना लॉ 5 ईयर लॉ और 3 ईयर लॉ आपने अगर अपना कंप्लीट कर लिया है तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हो ये पर्टिकुलर एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है आईबीपीएस एग्जामिनेशन का। आईबीपीएस का अगर आप एग्जाम देते हो तो ये जो एग्जामिनेशन है, ये जो आपका पूरा का पूरा एग्जामिनेशन होता है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है: प्रिलिमिनरी, मेंस एंड इंटरव्यू। ओके, प्रिलिमिनरी, मेंस एंड इंटरव्यू। देखिए, एक चीज हम आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे, बाकी के आप जो भी एग्जाम्स ले लीजिए, इतनी सर्टेनिटी नहीं होती है कुछ एग्जाम्स में। कुछ एग्जाम्स जो होते हैं ज्यादा स्ट्रक्चरल तरीके से नहीं होते हैं, लेकिन आईबीपीएस का जो एक एग्जाम है, हर साल आपका ये एग्जाम होता है और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में, बहुत ही सिस्टमैटिक वे में आपका ये एग्जाम होता है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम बोलेंगे आप लोगों के लिए, अगर आप ग्रेजुएटेड है, अगर आपने अपना 3 ईयर या 5 ईयर कोर्स कंप्लीट कर लिया है, तो दिस इज दी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस। तो आपका ये 3 पार्ट्स में एग्जामिनेशन होता है: प्रिलिमिनरी, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी जो एग्जामिनेशन होता है आपका, वो क्वालिफाइंग होता है। मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू जो होता है उसका आप उसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनती है। मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पे मेरिट बनती है। 80% और 20% का रेशियो रहता है। 80:20 का रेशियो यहाँ पे रहता है मेंस और इंटरव्यू में। ठीक है, प्रिलिमिनरी इज जस्ट क्वालिफाइंग, प्रिलिमिनरी के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं कि क्वालिफाइंग प्रोसेस क्या है इसका। लॉ ऑफिसर स्केल 1 का क्वालिफाइंग प्रोसेस, एज आई टोल्ड यू गाइस बिफोर, बैचलर्स डिग्री इन लॉ एंड ही शुड बी इनरोल्ड एज एन एडवोकेट इन द बार काउंसिल। बार काउंसिल में आपका इनरोलमेंट होना चाहिए। उसके साथ ही साथ आपने अगर अपनी ग्रेजुएशन डिग्री जो है वो कंप्लीट कर ली है, ग्रेजुएटेड हो गए हो आपने 5 ईयर कोर्स कंप्लीट कर लिया है, आपने 3 ईयर्स कोर्स अगर किया है तो वो आपने कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद में आप अगर इनरोल्ड हो गए हो बार काउंसिल में तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हो ये पर्टिकुलर एग्जाम में अपीयर करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपने कर लिया है, अगर आपने एलएलबी कंप्लीट कर लिया है, बीएलएलबी ऑनर्स अगर आपने कर लिया है, या फिर अगर आपने 3 इयर्स कोर्स कर लिया है, तो ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी जाने मत दीजिए। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोग को मिली है। एज लिमिट भी यहाँ पर दे रखी है। मैक्सिमम एज लिमिट है आपकी 30 इयर्स की और मिनिमम एज लिमिट है 20 इयर्स। 20 इयर्स टू 30 इयर्स यहाँ पे एज लिमिट दे रखी है। रिलैक्सेशन भी दे रखा है एज लिमिट का। SC ST कैटेगरी में आपका 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। अदर बैकवर्ड क्लासेस में आपका 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है। PWBD में आपका 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन में आपका रिलैक्सेशन है 5 इयर्स ऑफ एज का। एंड पर्सन्स हु आर अफेक्टेड बाय द 1984 रायट्स, वहां पे भी 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। तो एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट है तो वैसे आपकी 30 इयर्स, मैक्सिमम एज लिमिट 30 इयर्स है, बट यहाँ पर अलग अलग रिलैक्सेशन, जो अपर एज लिमिट है उसमें अलग अलग रिलैक्सेशंस भी दे रखे हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली क्या यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन है, आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो हम लोगों ने देख ली है। अब उसके बाद जो सिलेबस है, आईबीपीएस का जो सिलेबस है, जो स्टेजेस हैं अलग अलग, वो तो हमने देख ली। 3 स्टेजेस होती हैं: प्रिलिमिनरी, देन मेंस एंड देन इंटरव्यू, राइट।
प्रिलिमिनरी जो होता है उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी एक बार ये देख लेते हैं। तो देखिए आपका जो प्रिलिमिनरी का एग्जाम होता है ये आपका फेज 1 होता है। यहां पर आपका लॉ ऑफिसर की आपकी पोस्ट है, लॉ ऑफिसर की पोस्ट में आपके जो सब्जेक्ट्स हैं 3 सब्जेक्ट्स आते हैं यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स हैं। इंग्लिश रहेगा, रीजनिंग रहेगी और जनरल अवेयरनेस रहेगी। ठीक है, इंग्लिश रहेगी, रीजनिंग रहेगी, लॉजिकल रीजनिंग जो होती है आपकी, और आपका जनरल अवेयरनेस रहती है। जनरल अवेयरनेस यहाँ पे जो रहती है वो बेसिकली फाइनेंशियल हो गई, बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड हो गई, उस टाइप की आपकी जनरल अवेयरनेस होती है। स्टैटिक भी पूछा जाता है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो करंट अफेयर्स विच इज रिलेटेड टू स्पेसिफिकली विच इज रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर, उस टाइप की आपकी जनरल अवेयरनेस रहती है। देन आपका इंग्लिश हो गया, इंग्लिश में आपके नॉर्मल जो चीज़ें पूछी जाती हैं, कॉम्प्रिहेंशंस हो गया, सेंटेंस करेक्शन हो गया, जंबल्स हो गए, आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो जाते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं इंग्लिश में। बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, ज़्यादा हाई लेवल का नहीं रहता है यहाँ पे। रीजनिंग, फिर रीजनिंग अगर आप देखोगे, रीजनिंग अगर आप देखोगे तो रीजनिंग में क्या रहता है, रीजनिंग में यहाँ पर आपका लॉजिकल रीजनिंग जो रहती है 50 क्वेश्चंस होते हैं, और रीजनिंग में आपके सेम सिमिलर चीजें जो पूछी जाती हैं, पजल से रिलेटेड, सिलॉग से रिलेटेड, इनपुट आउटपुट का रहता है आपका, ऑर्डर और रैंकिंग का रहता है, सीटिंग अरेंजमेंट रहता है, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपने क्लैट की प्रिपरेशन करी होगी तो आप लोग को पता होगा, क्लैट की प्रिपरेशन जिन जिन बच्चों ने अगर करी होगी तो ये सारी जो भी चीजें हैं आपकी वो सब वहां भी पूछी जाती हैं। जो रीजनिंग जो रहती है, सिमिलर रीजनिंग आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। ठीक है, सिमिलर रीजनिंग आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी, ब्लड रिलेशंस हो गए, डेटा सफिशिएंसी हो गई, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके अलावा ये देखिए आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 50 क्वेश्चंस होते हैं तीनों में, लेकिन जो मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा अलग होता है। इंग्लिश जो है आपका हाफ मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो आपका मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, 25। रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस में आपका 50-50 का रहता है ये। और ड्यूरेशन जो है यहाँ पर आपको टोटल ड्यूरेशन नहीं दी जाती है, यहाँ पे सेक्शनल ड्यूरेशन रहती है। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि इंग्लिश की ड्यूरेशन अलग रहेगी, पेपर आपका एक ही रहेगा, लेकिन जो ड्यूरेशन है आपकी वो सेक्शनल रहती है। ओके, इंग्लिश की ड्यूरेशन है आपकी 40 मिनट्स की, रीजनिंग की ड्यूरेशन हो जाएगी आपकी 40 मिनट्स की, एंड देन जनरल अवेयरनेस की भी ड्यूरेशन आपकी हो जाती है 40 मिनट्स की। सेक्शनल ड्यूरेशन दे रखी है, सेक्शनल मार्क्स भी दे रखे हैं। ठीक है, तो ये टोटल आपका क्या हो गया, 125 मार्क्स का होता है, ये 150 क्वेश्चंस होते हैं, 125 मार्क्स का ये होता है, 50-50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पे, 40-40 मिनट्स आपको यहाँ पर दे रखा है। इतना जो लेवल होता है एग्जाम का, देखिए आप कोई भी एग्जाम, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप आ रहे हो तो सारे एग्जाम्स का जो लेवल होता है वो ऑब्वियसली टफ होता है। ठीक है, टफ आप कोई भी एग्जाम A to Z आप अगर जो भी आप कोई भी एग्जाम दोगे तो सारे एग्जाम्स का लेवल टफ ही रहेगा, बट आपको क्या करना है, आपको मेहनत करनी है और उस जो लेवल है उस एग्जाम का वहां तक आपको पहुंचना है। देखिए यहाँ पर अगर आप इंग्लिश का सेक्शन देखोगे इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, आपने अगर प्रिपरेशन कर रखी है तो आपका आराम से ये जो एग्जाम है वो निकल सकता है। इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ये आप यहाँ पर देखो। एक चीज और है, ये जो आपका फेज 1 है ना, द बेस्ट पार्ट इज ये जो फेज 1 है आपका, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। आप लॉ वाले बच्चे हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, समझ रहे हैं, लेकिन यहां पे आपके नंबर जुड़ेंगे नहीं, आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी ना वहां भी ये मार्क्स आपके नहीं जुड़ेंगे, तो आपको परेशान होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। एक तो ये सिर्फ 3 आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स हैं। और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो बेनिफिशियल है, वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके नंबर बाद में नहीं जुड़ेंगे, मेरिट्स में इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। जो मेरिट बनेगी आपकी फाइनल मेरिट, उसमें इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, उसमें आपके जो फेज 2 होता है विच इज योर मेंस एग्जामिनेशन, उसी के नंबर जुड़ते हैं फाइनल मेरिट में। ठीक है, मेंस एग्जामिनेशन लॉ ऑफिसर का जो मेंस का एग्जामिनेशन होता है, प्रोफेशनल नॉलेज का आपका वो एग्जामिनेशन होता है, 60 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, मैक्सिमम मार्क्स भी 60 होते हैं, और ड्यूरेशन है कितना, 45 मिनट्स का। 45 मिनट्स में आपको ये 60 क्वेश्चंस करने होते हैं। प्रोफेशनल लैंग्वेज मतलब जो आपका लॉ का पेपर होगा उससे रिलेटेड ये पूरा आपका मेंस का सब्जेक्ट, मेंस का पूरा रहता है। सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं ये एक बार हम लोग देख लेते हैं। सब्जेक्ट्स जो हैं यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। बैंकिंग रेगुलेशंस हो गए, उसके बाद आपके कॉम्प्लायंस एंड लीगल एस्पेक्ट,
रेलिवेंट लॉज ऑर्डर्स रिलेटेड टू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया, सिक्योरिटीज लॉ हो गया, फॉरेन एक्सचेंज एक्ट हो गया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो गया, लिमिटेशन एक्ट हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 का है वो पूछा जाता है, सरफेसी एक्ट हो गया, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम हो गई, लॉज एंड एक्शन इन द डायरेक्ट लिंक टू द बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड आपके जो भी लॉज हैं वो पूछे जाते हैं, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, डीआरटी एक्ट, ये सारे आपके दे रखे हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज आपके जो बेसिक लॉज हैं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी, तो आपने इसके अलावा थोड़ा सा स्कैरी हो गया होगा, आई नो ये थोड़े से एक्ट स्कैरी हो गए होंगे, लेकिन डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ये जो आपके बैंकिंग वाले लॉज है ना, ये पूछा जाता है, ऑफ कोर्स पूछा जाता है यार, बैंक का एग्जाम दे रहे हो, बैंकिंग लॉज पूछे जाएंगे। लेकिन एक चीज मैं आप लोग को बता दूं कि आपका जो मेजर पोर्शन कवर होता है ना प्रोफेशनल लैंग्वेज में, यहाँ पे हमने सिर्फ बैंकिंग वाले लॉज लिखे हैं, इसके अलावा जो सिलेबस है वो नहीं लिखा है, इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं वो नहीं लिखे हैं। क्यों नहीं लिखे? क्योंकि वो जो आपके बाकी के सब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं। जो आपके मेजर लॉज होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, तीनों चेंज हो गए हैं, जो नए वाले लॉज हैं वो पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आपका क्या हो गया, आपका कंपनीज एक्ट हो गया, आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस हो गया, आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, आर्बिट्रेशन एक्ट हो गया। ये सारे जो आप लोग जुडिशरी के लिए पढ़ रहे हैं, या फिर जो क्लैट वाले बच्चे हैं जो क्लैट के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स, वो सारे जो आपके मेजर लॉज जो हैं वो भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। इनफैक्ट जो आपका मेंस का जो पेपर होता है उसमें अगर आप डिवीजन देखोगे तो वो डिवीजन रहता है 70-30% का। जी हाँ, 70-30% का डिवीजन रहता है। मतलब ये है 70-30% का डिवीजन रहता है आपका। यहाँ पे 70% आपके जो लॉज हैं, जो मेजर जो लॉज आप पढ़ते आ रहे हो, जो आप जुडिशरी के लिए पढ़ रहे हो, जो आप किसी और एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, वो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो ही आपका 70% कवर करेंगे। 30% आपके ये वाले लॉज जो हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से बेनिफिट ही है, एक तरह से बेनिफिट ही। अगर आपकी इस पे भी कमांड है, अगर आपके ये वाले जो लॉज हैं इन पे भी कमांड है, तो भी आप ये पेपर निकाल सकते हो, तो भी आप ये एग्जाम निकाल सकते हो। देखो यार, इतनी अच्छी जॉब है, इतनी अच्छी आपको हाई पेइंग जॉब मिल रही है, स्टार्टिंग अगर 70,000 से है तो और क्या चाहिए। अच्छी जॉब है, रिस्पेक्टेबल जॉब है, सरकारी जॉब है भाई। मतलब घर वाले बोलते होंगे ना कि सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, तो करो सरकारी नौकरी, है ना। सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी आपको मिल रही है और अच्छी जॉब है, हाई पेइंग जॉब है, तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिल रही है। अलग अलग बैंक्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया आपका बैंक ऑफ इंडिया हो गया, अलग अलग बहुत सारी बैंक्स रहती हैं, वो सारी पार्टिसिपेट करती हैं इसमें। और 70,000 सैलरी तो हमने आपको ऑलरेडी बता दी, सैलरी रहती है। ये सारा आपका क्या है, ये सारा आपका मेंस का एस्पेक्ट था। इसके बाद एक इंटरव्यू भी रहता है। इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होता है, और जैसे हमने आपको पहले बताया था 80:20 का रेशियो यहाँ पे रहता है। 80% आपका जो मेंस है वहां से ऐड ऑन होता है, और 20% जो इंटरव्यू है वहां से ऐड ऑन होता है, ठीक है। उसके बेसिस पे आपकी जो फाइनल मेरिट है वो बनती है, और उसके बेसिस पे फिर आपका जो सिलेक्शन है वो होता है, ठीक है। तो देखिए, सैलरी तो है, सैलरी के साथ साथ आपको अलाउंसेस वगैरह सब कुछ मिल रहा है। और इसका जो एग्जाम है, ये एग्जाम इसका होने वाला है। इस एग्जाम का नोटिफिकेशन जो है वो निकल चुका है। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी हमारी 1 अगस्त से। 1 अगस्त से इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और 21 तक ये जो फॉर्म फिलिंग है वो चलेगी। 1 अगस्त से इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हैं तो प्लीज डिले मत करिए, बिल्कुल भी आपको सोचना नहीं है। यहाँ पे एक और बेनिफिट है, यहाँ पर कोई अटेम्प्ट्स का भी लोचा नहीं है कि 2 अटेम्प्ट्स या 3 अटेम्प्ट्स या 4 अटेम्प्ट्स ही दे सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अटेम्प्ट्स का कोई लोचा नहीं है, बिंदास होके पेपर दो। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि प्लीज इस एग्जाम का फॉर्म भरिए, ये एग्जाम में अपीयर होइए, और ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है उसको अवेल करिए। आपका जो एग्जाम है वो नवंबर में स्केड्यूल्ड है, नवंबर में आपका ये एग्जाम होना है, और दिसंबर में आपका मेंस होगा। तो देखिए, एक चीज और हम सजेस्ट करेंगे आपको, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं
तो आप अभी से मेंस का भी लेके चलिए। मेंस और प्री में बेसिकली सिर्फ 1 महीने का आपको टाइम मिलेगा। लॉस थोड़ी से ज़्यादा है, ठीक है, अच्छी चीज़ है, आपकी कमांड है यहाँ पे, लेकिन अगर इसमें से भी थोड़ा सा देख लोगे, अगर ये भी थोड़ा सा पढ़ लोगे तो बेटर हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आपका जो टाइम है वो अभी टाइम है मेंस के लिए, लेकिन जो प्री और मेंस के बीच में जो टाइम पीरियड रहता है वो ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो उसको ध्यान में रख के आपको चलना है, और ये अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको अवेल करिए, अच्छे से अवेल करिए। और एग्ज़ाम का जो आपका जो फॉर्म है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो 1 से स्टार्ट हो जाएगा, तो इस फॉर्म को ज़रूर फिल करिएगा और ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको अवेल करिए। बाकी जो भी आपको जानकारी जाननी है तो वो हमारा जो चैनल है रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ का, उसको फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे हम रेगुलरली बताते रहते हैं आपको जो भी अलग अलग अपडेट्स होते हैं, जो भी अलग अलग डिटेल्स होती हैं इस एग्ज़ाम को लेके, उस एग्ज़ाम के उससे उसके रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स है वो हम वहाँ पे अपलोड करते रहते हैं। क्लासेस कैसे कैसे चलेंगी, क्या क्या स्टार्ट हो रहा है, वो सारी जानकारी आपको वहाँ पे जाने को मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इस चैनल को भी, और जो आपका रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ का चैनल है वहाँ पर भी। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर से रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ के चैनल पे। थैंक यू क्लास।